भैया कल रोना कि अक्खा खराब हो गया आज मनिंदर पर सोते ये बीजा लगा हुआ है, ये बीजा लगा हुआ है। इनसे भी बात करेंगे। अजय जी बोलो भाई साहब, आज आपका जो भी संघर्ष था आज पूरा हो चुका है, क्या बोलना चाहते हैं आप? बहुत धन्यवाद करते हैं हम आपका। ओम नमो नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी दानियों को कोटि कोटि नमन, सादर प्रणाम। दोस्तों, आप सभी जितने भी दानी हैं, आपका जितना भी तहे दिल से धन्यवाद किया जाए उतना ही कम होगा। अब कैसे कम होगा? आप हमारे जितने भी वेरीफाई किए हुए केसेस होते हैं उनमें आप अपनी नेक कमाई का हिस्सा देते हैं, चाहे आप 100 रुपये देते हैं, चाहे 1000 रुपये, चाहे लाखों रुपये, अपनी अपनी समर्थानुसार आप किसी जरूरतमंद परिवार की सहायता के लिए देते हैं। और जो लोग फाइनेंशियली पैसे से हेल्प नहीं कर सकते वो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपनी सहायता पहुंचाते हैं, क्योंकि आपका किया गया शेयर भी पता नहीं किन किन दानियों तक, समाज सेवियों तक पहुंचता है, सरकार तक पहुंचता है, और जो भी समस्या वाले परिवार होते हैं उनकी समस्या का समाधान होता है। तो अभी मैं और विशाल तिलोरिया भी कैमरा पर है। अभी हम जा रहे हैं रोंखर में। आपने केस देखा होगा, 2 बार हमने आपको वो केस दिखाया था, सऊदी अरब में फंसे विजय कुमार। जी हाँ दोस्तों, आप समझ चुके होंगे कि विजय कुमार जो है वो सऊदी अरब में पिछले 12-14 साल से वहाँ पर फंसे हुए हैं और उनकी घर वापसी नहीं हो पा रही थी। और उनका जो पहला केस था वो हमारे नगरोटा हेल्पिंग हैंड्स के द्वारा उठाया गया था उस मुद्दे को कि उनकी वतन वापसी जल्दी से जल्दी करवाई जाए। उनकी माता को आपने देखा, उनका रो रो के बुरा हाल था। उनके भाई की पीड़ा आपने देखी, जो कई महिला मंडलों ने अपने पैसा इकट्ठा करके उनकी रहाई के लिए दिया। तो आपने सारे वीडियोस देखे होंगे। तो आज एक गुड न्यूज़ है, आप सभी का दान काम आ चुका है। तो विजय के घर में हम जाकर वहाँ पर पूरी व्यथा आपको सुनाते हैं कि विजय का सऊदी अरब में क्या बना है, विजय की आज की स्थिति क्या है और उसकी रिहाई की क्या कुछ डिटेल है। वो सारी बातें हम डिटेल में आपको वहाँ पर चल के बताएंगे। तो अभी तो हम फ़िलहाल बलधर में हैं और यहाँ से हम ये शूट कर रहे हैं, मैं और विशाल। तो साथ में इस ब्लॉग के साथ आप बने रहें और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको शेयर करें। तो दोस्तों, ये है विशाल तिलोरिया जो हर केस में साथ रहता है। तो विशाल का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो हर केस में साथ चलने को कभी भी सुबह शाम हमेशा तैयार रहता है। तो यह छोटा भाई विशाल, तो विशाल के लिए भी एक लाइक आप ज़रूर करें। तो दोस्तों, विजय की एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है जिसके लिए हम थोड़ी सी मिठाई भी ले चलते हैं परिवार वालों के लिए। यहाँ से ऐसे मन में आया कि जब कोई शुभ कार्य हो या कोई ऐसी बड़ी खुशखबरी वाली न्यूज़ हो तो उसमें तो मुंह मीठा करना बनता ही है। तो यहाँ से हम थोड़ी मिठाई भी लेके जाएंगे विजय के घर वालों के लिए, गुड न्यूज़ के साथ साथ। दोस्तों, ये है रास्ता विजय के घर का। आज तो हम स्कूटी पर आए हैं, तो आज हम आपको पूरा रास्ता दिखा रहे हैं, कैसे कैसे किन किन जगहों में हम जाते हैं।
so dangerous. बड़ी मुबारकबाद बड़ी ओ है रो नहीं चलो। तो दोस्तों ये है, आप पहचानते ही हैं, विजय के भाई अजय हैं, जिन्होंने अपने भाई विजय की वतन वापसी के लिए मतलब हर संभव प्रयास किए हैं। और गुड न्यूज़ क्या है, सऊदी अरब से क्या गुड न्यूज़ आई है, वो सारी चीज़ें घर चल के बताएंगे। लगभग घर में पहुंच चुके हैं, साथ में ही घर है। तो अजय जी हमें रिसीव करने के लिए आ गए हैं यहाँ पर, क्योंकि पहले तो गाड़ी में आते थे तो नीचे खड़ी करते थे, लेकिन आज स्कूटी में आए हैं तो स्कूटी यहीं खड़ी कर दी घर के पास ही। चलिए आगे चलते हैं घर की तरफ। नमस्ते आंटी, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। पहले बड़ी बड़ी मुबारकबाद आंटी। पहले जो वायदा किया था आंटी जी से, यहाँ पर इसी आंगन में एक वायदा किया था, वो लगभग पूरा हो चुका है। कैसे हुआ है वो पूरी जानकारी हम आगे चल के देते हैं, पहले अंदर चलते हैं। चलो वही आंटी, वायदा पूरा हो गया। जेड़ा बोले था। चलो चलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो दोस्तों आज फाइनली घर में पहुंच चुके हैं। ये घर है वो क्या बोला भी नहीं जा रहा आज खुशी के मारे। पहले आप देख लें डायरेक्शन। यहाँ पहली बार हम यहाँ पर बैठे थे और दूसरी बार हम यहाँ पर बैठे थे, और यहाँ पर विजय जी के मामा जी यहाँ पर आ चुके हैं साथ में। और जल्दी से सस्पेंस क्यों रखना है, क्या था, गुड न्यूज़ आपको दे ही देते हैं। तो गुड न्यूज़ आ जाए भाई, प्रकट हो सऊदी अरब से जल्दी। कहाँ है, क्लैपिंग हो जाए पहले भाई को। और नहीं नहीं भाई 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 गले मिलना जाए। तो ये है आप सभी की दुआएं। पहले तो दुआएं जो आपने आंटी जी के आंसू देखे और दुआएं दी कि विजय जल्दी से जल्दी अपने घर वापस पहुंचे, और आपने अपनी जो नेक कमाई थी उस नेक कमाई से आपने दिल खोलकर दान दिया वापसी के लिए। और जो भी आप सभी के प्रयास थे आज सफल हो चुके हैं। विजय जी वापस आ चुके हैं। देखिए कैसे आज हरा भरा परिवार सिर्फ आप सबकी बदौलत। भगवान नारायण तो अपना आशीर्वाद पूरा दे रहे थे। मैंने इनको फोटो भी भेजी थी कि इनके ऊपर विश्वास रखें। और देखो पलक झपकते ही बोल सकते हैं कि मात्र कितने अभी 1.5-2 महीने हुए हमें इस मुहिम को चलाते हुए, और 2 महीनों के अंदर अंदर आज जो 12-14 साल पहले से विजय कुमार जो सऊदी अरब में फंसे हुए थे, घर वापसी नहीं हो पा रही थी, अपनी माँ के साथ मिलना सबसे बड़ा मतलब ये चीज होती है, कितनी दूर थे अपने परिवार से, लेकिन आज अपने परिवार के पास पहुंच चुके हैं। ये सारी आप सबकी बदौलत हुआ है। साथ में यहाँ पर हम नगरोटा हेल्पिंग हैंड्स की तरफ से पहले तो हम मुंह मीठा करवाएंगे, क्योंकि बहुत बड़ी खुशी की बात है ये। पहले तो ये आंटी जी का मुंह मीठा यहाँ पर ले आंटी, ना थोड़ा दे दे। और ये विजय भाई के लिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी खुशी का समय है। अजय भाई यहाँ पर आए, ये आपके लिए सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मतलब साथ दिया आपने बहुत। चलो भाई, साथ सभी ने दिया है जो भी है। और अजय भाई ने इतनी मेहनत की है, इतनी दौड़ धूप की है कि कुछ कह नहीं कर सकते। बाकी ये मिठाई यहाँ पर बांटेंगे। ओहो ये तो मेन है ये। वाह शाबाश। और एक और तो दिवाली दोस्तों 15 अगस्त तो हम नहीं मना पाए थे, क्योंकि थोड़ा विलम्ब हो गया, लेकिन आज दिवाली जरूर, एडवांस दिवाली दशहरा हम आज यहाँ पे मना रहे हैं। दशहरा आने वाला है, कितने बड़े पर्व आने वाले हैं, और भगवान नारायण जी की देखो कितनी असीम कृपा हुई है कि आज विजय जी यहाँ पर अपने परिवार के साथ दशहरा भी मनाएंगे, नवरात्रे भी, और नवरात्रों में ये पहुँच चुके हैं, और दिवाली भी मनाएंगे। तो आज मतलब खुशी का ठिकाने नहीं है कि आज जितने भी केसेस किए, तो आज का जो केस है, एक बेटे को अपनी माँ के साथ मिलाना, क्या आपको भी लग रहा होगा, जिसने 100 रुपये भी दिया होगा उनको, आप सभी को भी पता लग रहा होगा कि आपका जो एक 100 रुपये था किस काम आया है। तो आज आपको भी बहुत ज़्यादा खुशी हो रही होगी। तो चलिए बाकी विजय जी से हम बातचीत करते हैं यहाँ पर।
तो आज मतलब पहुंच चुके हैं घर में, और सरप्राइज जो मैंने आपको रास्ते में बताया था कि सरप्राइज देंगे, पहले ही बता देते तो वो सस्पेंस खत्म हो जाना था। तो आज देखिए कितनी रौनकें यहाँ पे लगी हैं, कौन कौन बैठे हैं। पहले तो आप बताओ जी, आप क्या क्या लगते हैं विजय के? मासी, बड़ी मासी, चाची, मामी, वाह जी वाह। सब मिलने आए हैं विजय। तो अब बाकी बातचीत हम शुरू करते हैं। पहले तो अजय भाई, जिन्होंने ना जाने कितनी फोन कॉल, क्या क्या प्रयास, क्या कुछ इन्होंने किया, वो तो आप सभी जानते ही हैं। अखबारें आपने देखी, खबरें छपती आई कि अजय जी गुहार लगा रहे थे अपने भाई की वतन वापसी के लिए। अजय के मम्मी जी रो रो के हाल बेहाल, लेकिन आज ये चेहरे खिल चुके हैं और इनकी जो भी परेशानियां थी, सब दुख दर्द आज मतलब जो दिवाली बम्पर था वो निकल आया है इनके लिए। क्योंकि एक माँ को एक बेटा मिलना, एक भाई के लिए भाई मिलना, इससे बड़ा कोई बम्पर संसार में नहीं है। तो यहाँ पर विजय जी बैठे हैं। मुझे तो पहले विश्वास नहीं हो रहा है कि विजय जी हमारे साथ बैठे हैं क्योंकि वीडियो कॉल में हम बातचीत करते थे, लेकिन आज यहाँ पर ये बैठे हैं। तो पहले तो मैं इनको ढंग से देख लूं तो बातचीत करते हैं। पहले तो विजय भाई की आप अपनी स्टोरी आप बताएं थोड़ी सी, क्योंकि जो पहली बार देख रहे हैं वीडियो, कुछ लोग तो जिनको पता नहीं होता है, हर किसी ने कोई वीडियो नहीं देखा होता है। तो पहले तो आप उस वर्ष से शुरू हो जाएं कि किस वर्ष से आपने मतलब ठाना था बाहर जाने का। तो पहले अपने शुरू से बताएं कि कौन से सन में आप गए थे, कैसे आपका वीजा लगा, क्या कुछ हुआ, वहां से आप शुरू करें। 2011 में 24 मार्च को गया था सऊदी अरब में, और 2013 में जो मेरा एक्सीडेंट हुआ, तो जो मेरा 2011 में यहाँ से गए। हाँ जी, ठीक है। तो पहले आपके मन में क्या था कि आपने मतलब बड़े सारे कमेंट भी आते हैं कि आप यहाँ, क्योंकि बड़े सारे युवा ये भी चाहते हैं कि हम भी बाहर जाएं, बाहर जॉब करें। ये तो बीच में कोई एक एक्सीडेंट हो गया, वो तो अलग बात थी, लेकिन दुनिया सारी जाती है। की थी मैंने ITI की थी, वो JCB ऑपरेटरों की। अच्छा। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं बाहर जाऊँ तो अच्छा मतलब अपनी लाइफ सेट हो जाएगी। अपनी लाइफ सेट होगी, और कम से कम 5 साल भी अगर लाइफ के लग जाएंगे, या 2 साल का वीजा लगा था मेरे ख्याल ना, 3 साल का 3 साल का वीजा लगा था। फिर उसके बाद आप वहाँ पर चले गए सऊदी अरब में। फिर स्टार्टिंग में तो सब कुछ ठीक था वहाँ पर? स्टार्टिंग में सब ठीक, कोई दिक्कत नहीं आई वहाँ पे? 2.5 साल तक सब ठीक रहा। अच्छा। तो वहाँ का जीवन कैसा होता है सऊदी अरब का? जो लोग, जैसे हम भी सऊदी अरब नहीं गए हैं, तो वहाँ का वातावरण कैसा होता है? पहले दो चीज़ बताएं, हमारे भारत का और वहाँ का। यहाँ के वातावरण में और वहाँ के वातावरण में बहुत फर्क है सर। वहाँ पे यहाँ पे जो है वातावरण जन्नत है बिल्कुल। हमारा मतलब जो भारत है ये जन्नत है बिल्कुल। हाँ जी। तो और बाहर कैसा महसूस हुआ जब आप वहाँ पे पहुँच गए थे सऊदी अरब में? तो बाहर का रहन सहन, खान पान कैसा, किस तरह का रहता है? शुरू में तो हम लोग एडजस्ट नहीं कर पाए वहाँ पे, फिर बाद में करना पड़ता है सर, तो रोजी रोटी कमाने के लिए करना पड़ता है सब कुछ। जी। तो यहाँ पे आपने जो वीज़ा वगैरह जब आपका लगा था, तो जो भी खर्चा हुआ था, तो उस टाइम पे आपने क्या कोई लोन वगैरह लिया था या उधार लिए थे? हाँ जी, लोन लिया था मैंने। अच्छा, लोन लिया था, बैंक से लोन लिया था, अपना ग्रामीण बैंक है ना इधर सोसाइटी में। हाँ जी, वहाँ से लिया था मैंने। अच्छा, एक लोन लेकर, कर्जा लेकर इन्होंने अपना वीज़ा अप्लाई किया, बाहर गए कि बाहर में अगर 2-3 साल भी लगा के आता हूँ तो जो काफ़ी अच्छा रहन सहन जीवन हो जाएगा। जी। तो 2 साल आपके निकले। फिर कितने टाइम के बाद वो जो दुर्घटना घटी आपके साथ? जब मेरा एग्रीमेंट खत्म होने वाला था ना सर, 5-6 महीने रहे थे एग्रीमेंट को। मतलब 3 साल पूरे होने को 5-6 महीने बचे थे। 2.5 साल हो गए थे। हाँ जी, 2.5 साल हो गए थे। जी। तो मैं भी मतलब घर जाने की तैयारी में बड़ा खुश था मैं। बाद में पता नहीं क्या वो हादसा हो गया मेरे साथ, फिर वहाँ पे थोड़ा मेरा केस वगैरह चल पड़ा। तो उसमें मेरा मतलब कोई गलती नहीं था। नहीं, हाँ, इसी के ऊपर मैं आऊँगा, क्योंकि यहाँ पर ना बड़े सारे बातें उठी थी कि विजय सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, क्या कुछ है, क्योंकि अफवाहें सबसे तेज फैलती हैं। घटना जिसके साथ घटी है, जिसके साथ जो कुछ हुआ है, उसको ज़्यादा पता होगा। तो आपने बड़ी सारी भ्रांतियां समाज में फैली थी कि ये हुआ है, वो हुआ है, ऐसा हुआ है, वैसा हुआ है। तो पहले तो विजय जी हम वीडियो कॉल से बात करते थे या इनके भाई अजय से बात करके हम आपको बताते थे
लेकिन आज हम यहाँ इन्हीं की जुबानी सुनेंगे कि क्या कुछ वो हुआ था जिसके लिए ये 14 साल तक मतलब बंधक ही थे। जब अपने देश में नहीं आ पाए तो एक बंधक ही थे वो, सॉरी विजय जी। तो क्या कुछ घटना घटी थी, तो वो पूरा संक्षेप में बताएं शुरू से। हाँ जी, मैं जी वहाँ पे एक लोटर चलाता था। हाँ जी। तो बांग्लादेशी जो था, बांग्लादेश का रहने वाला था, वो मेरे साथ मतलब कॉन्ट्रैक्टर ही था, एक किस्म का हेल्पर था वो। अच्छा। तो वो मेरे मशीन के ऊपर बैठा हुआ था। तो अचानक पता नहीं क्या हुआ उसको, क्या नहीं, वो नीचे गिर गया। नीचे गिरने से मतलब वो टायर की चपेट में आया। अच्छा, आप ड्राइव कर रहे थे और वो कनेक्टर साइड में बैठा था। अच्छा, विदाउट कैबिन था ना वो मशीन। अच्छा, विदाउट कैबिन किया था। तो वो साइड में बैठा था, पता नहीं उसको नींद आया कि क्या है, तो मुझे नहीं पता, मैं अपने काम में ध्यान था मेरा। जी जी। तो वो नीचे गिरा, वो टायर की चपेट में आ गया। टायर की चपेट में उसको यहाँ पे थोड़ा खरोच लगा बस। अच्छा अच्छा। उस खरोच की वजह से मतलब उसी टाइम वो खत्म हो गया। मैंने सोचा पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं है। मतलब आपने पहले, आपको लग गया था पता कि ये खत्म हो गया, या फिर आपने सोचा? नहीं, मुझे नहीं पता, मैं सोचा बेहोश है। लगा तो इतना अच्छा खरोच आया था। अच्छा, सिर्फ इतनी खरोच थी पूरी बॉडी में? बिल्कुल जी। तो हम लोगों ने पुलिस को मतलब इन्फॉर्म किया, सऊदी पुलिस को बुलाया, उधर मौके पे बुलाया। जी जी। फिर उन्होंने मतलब पूरा तहकीकात किया, उसका देखा दुखा, उन्होंने मान लिया भी हाँ सही है, ऊपर से गिरा है। अच्छा, ऊपर से गिरा। तो अच्छा, स्पोर्ट की जो भी थी उन्होंने वहाँ पे देख लिया। तो पुलिस वालों ने मुझे उस टाइम मतलब हौसला भी दिया, बोलते वहाँ का कानून जो बिल्कुल मतलब बेस्ट कानून है। अच्छा। हाँ जी, कानून बेस्ट है। वहाँ के आदमी नहीं है ठीक वहाँ पे, मतलब दिमाग में पता नहीं वो हिंदू मुस्लिम भरा हुआ है उनके दिमाग। अच्छा, इतना ज्यादा कट्टरपंथी है वहाँ पे अपने देश को, अपने धर्म को लेकर। जी जी बिल्कुल जी। तो केस तो कुछ भी नहीं था, पुलिस वालों ने मुझे मतलब उस टाइम छोड़ दिया। अच्छा। 5-6 दिन मेरे को अंदर रखा, मतलब नॉर्मल जेल में रखा। मतलब ना कोई तंगी हुआ ना कुछ, मतलब उन्हें सही तरीके से रखा। 5-6 दिन की जो जेल थी वो किस तरह की थी, कैसा था वहाँ का मतलब अंदर माहौल? बहुत अच्छा था माहौल। अच्छा, वो नॉर्मल जेल में रखा था उन्होंने। अच्छा। हाँ जी। तो उन्होंने इतना परेशान नहीं किया उस टाइम। वो बोलते थे कि मतलब तेरा जो कंपनी का कपिल है वो आएगा तेरे पेपर लेकर। जी। तो पेपर चाहिए होते हैं ना पूरे, तो उसका इंश्योरेंस लेके आएगा तो तेरे को छोड़ देंगे, तेरा गलती नहीं है। जी। तो उस टाइम तो फिर 5-6 दिन के बाद कंपनी वाले आए, पेपर वहाँ पे मैंने साइन किए। जी। उस टाइम छोड़ दिए उन्होंने। बाद में मेरे 3 साल पूरे हुए। 3 साल पूरे होने के बाद जो है मैंने उनको बोला कि मैं घर जाना चाहता हूँ अभी। जी जी। तो उन्होंने बोल दिया उस टाइम कि तू जा सकता है अगर तेरा केस खत्म हो गया। अच्छा, पुलिस वालों ने कंपनी वालों ने। अच्छा। तो मैं तैयारी में लग गया पूरी। मैंने सोचा अभी घर जाएगा। तो उन्होंने मुझे 1 महीना मतलब वहाँ रूम में बैठा के रखा। तो मैं मतलब कुछ टेंशन में पड़ गया कि कोई ना कोई खिचड़ी पक रही है इनके दिमाग में, कंपनी वालों के दिमाग में। अच्छा, मतलब आपको कंपनी वालों ने रूम में रखा, काम पे भी नहीं निकलने दिया? मैं वेकेशन में आ रहा था ना। अच्छा, पूरी तैयारी पे था। ठीक। तो 15-20 दिन 1 महीना पहले काम छोड़ना पड़ता है उसके लिए। अच्छा। हाँ जी। तो उन्होंने मेरे ज़्यादा टाइम बिठा के रखा उधर। तो बाद में बोले वो तू घर नहीं जा सकता, तेरा कैसे, मतलब बाद में मैंने फिर पता किया वहाँ पे। उसके बाद मैं परेशान हुआ ज़्यादा। जी। मैंने खुद जाके पुलिस स्टेशन में पता किया, बोलते तेरे ऊपर केस कर दिया उन्होंने दोबारा। अच्छा, दोबारा केस किसने किया आपके ऊपर? कंपनी वालों ने, जिस कंपनी में आप काम करते हैं। हाँ जी, उन्होंने चाल चल दी फिर, मतलब ऐसे तरीके में फंसाया जहाँ भी मैं जाना अपना काम करवाना है, पुलिस में जाऊँ, कोर्ट में जाऊँ। तो एक दिन जाके आता था, दूसरे दिन कंपनी का वकील जाता था, वो मुझे और फंसा देते थे मतलब उसी टाइम। बाद में जो हुआ एक मतलब इंडियन एम्बेसी का आदमी है हमारी, मैं नाम तो नहीं लेना चाहता, चलो कोई बात नहीं। जो भी किया उसने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। तो उन्होंने मेरा ट्रांसलेट कराया। बाद में मेरे को कोर्ट में पेशी पड़ा। जी। कोर्ट के जज के सामने पेशी पड़ा। उन्होंने मतलब ट्रांसलेटर जो था ना, जी, एमएससी वाला था। तो मैंने सोचा ये इंडियन एम्बेसी वाला मेरी हेल्प करेंगे। हाँ, कि अपना इंडिया का है, इंडियन एम्बेसी वाला अपना हेल्प करेंगे वो मेरी। मतलब उन्होंने मुझे दोहरे चक्कर में फंसा दिया। 1.5 लाख रियाल डलवा दिया उन्होंने। मतलब जज ने पूछा कि तेरे कंपनी देने को तैयार है। अच्छा। तो उसने मेरे से ट्रांसलेट मेरे से गलत कर दिया उसने। अच्छा, ये चीज है मेन कि जैसे आपकी वहाँ के जो जज साहब है उनके साथ जब आपकी मतलब हियरिंग थी, आपको वहाँ पे पेश किया, ऑनलाइन पे होता है। अच्छा, ऑनलाइन पे होता है, वैसे नहीं फिजिकली आप वहाँ पे नहीं खड़े, ऑनलाइन। अच्छा। हाँ जी, उस टाइम कोरोना का टाइम था। अच्छा, कोरोना काल में ऑनलाइन में हुआ था। हाँ जी। अच्छा। तो उसने बोला कि ये बोल रहा है, जज बोल रहा है कि तेरा जो पैसा है कंपनी देगा पूरा, कंपनी जिम्मेवार है उसका।
तो जज ने बोला था कि मतलब उसने जज को बोला था कि ये देने को तैयार है। मेरे ट्रांसलेट उसने गलत करवाया, मैंने हाँ कर दिया, मैंने सोचा कंपनी दे रहा है। अच्छा, वो अरबी भाषा में बात कर रहे थे और आपको वो ट्रांसलेट करके बता रहे थे कि जज साहब ये चीज आपसे पूछ रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि जज पूछ रहा है कि कंपनी देने को पैसे तैयार है। मुझे झूठ बोला उन्होंने। अच्छा, झूठ बोल के मैंने भी हाँ कर दिया। कंपनी को तो पूछा था मैंने पहले ही, कंपनी बोल रही थी कि हाँ हम लोग दे देंगे पैसे। यहाँ पर बहुत बड़ी चाल खेली गई विजय के साथ। हाँ जी। क्या हुआ कि वहाँ पे चलती है अरबी भाषा और इनको अरबी नहीं आती है, सीधी सी बात है। तो जो हमारे इंडियन एम्बेसी के जो थे वहाँ पर, तो उन्होंने इनको ट्रांसलेट करके बताया, क्योंकि वो इनका कहना है कि वो कहीं मिल गए थे। तो इनको गलत बताया गया कि जो जज साहब पूछ रहे हैं कि आपका जो भी 1.5 लाख जो फाइन है, रियाल जो पड़ा है, वो कंपनी भरेगी। इनको अच्छा लगा कि मेरी कंपनी जो मेरा साथ दे रही है। हाँ जी। जबकि वहां पर क्या पूछा गया था, जज ने पूछा था कि तू भरने के लिए तैयार है? मैं भरने के लिए तैयार। तो जज ने पूछा था कि ये 1.5 लाख रियाल जो है वो आप भरोगे, तो इनको उल्टा बताया गया कि कंपनी भरेगी और इन्होंने वहां पर हाँ कर। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल जी। इन्होंने तो वहां पे किस तरह से हाँ की जाती है? अगर जैसे अरबी भाषा है तो आप हिंदी में हाँ करते थे या फिर जो ट्रांसलेटर था ना, हाँ जी, ट्रांसलेटर ने उससे जज से बात किया कि मतलब ये हाँ देने को तैयार है। तो आपने कैसे वहाँ पे यस कैसे किया, हाँ कैसे बोली आपने? किस भाषा? अरबी भाषा में बोला? आईबा आईबा करके बोलते हैं। अच्छा, आईबा आईबा। हाँ जी। तो वहाँ की एक भाषा में आईबा आईबा मतलब जब पूछा होगा कि आप पैसे भरने को, रियाल भरने को तैयार हैं, तो इनकी जो अरबी भाषा उसमें आईबा आईबा कोई वर्ड है, मतलब हाँ हाँ यस वगैरह, तो वो इन्होंने बोल दिया। तो जज को ये लगा कि जज ने पूछा था कि ये जो 1.5 लाख रियाल है आप भरोगे, तो इन्होंने बोल दिया हाँ जी। लेकिन इनको था दिमाग में कि जज साहब मुझसे पूछ रहे हैं कि आपका जो भी फाइन है वो कंपनी भरेगी, तो इन्होंने कहा था हाँ, मतलब यहाँ इनको फंसाया गया। हाँ जी, बिल्कुल जी। बाद में मतलब बहुत परेशानी हो गई। जब जो हियरिंग डेट होता है ना कोर्ट का जी, तो उसमें जजमेंट आता है मतलब 28 दिन के लिए जी जी, कि मतलब ये फैसला किया गया तेरे बारे में कि तू पैसे भरेगा। तू मतलब उस 28 दिन में मतलब मैं मतलब पिटिशन आप दर्ज कर सकते हैं, द्वारा याचिका आप दर्ज कर सकते हैं। मतलब वो सोचता है कि गलत ना हो गया, वो मतलब 28 दिन का टाइम भी दिया जाता है। सबसे देखिए कानून कैसा है वहाँ का कि एकदम बोल के नहीं फाइनल हो जाता है, 28 दिन का समय दिया जाता है कि इसके बीच में भी ये अपने बयान को बदल सकते हैं या कुछ कोई भी चीज द्वारा बोल सकते हैं, या इनके साथ कोई जोर जबरदस्ती ना हो रही हो, किसी प्रेशर में ये ना बोल रहे हो। तो 28 दिन का आपका टाइम था। फिर इस बीच क्या हुआ? उस टाइम ऑनलाइन आया था जी। जब ऑनलाइन आया तो उन्होंने मतलब जो मेरे लिंक उनके पास आए थे, लिंक भी उनके पास आए। जी जी, लिंक उनके पास है, उन्होंने मुझे लिंक नहीं दिया 28 दिन तक। अच्छा, लिंक कोर्ट का लिंक है? कोर्ट की मतलब जजमेंट आता है ना, उसके लिंक आते हैं। मैसेज नहीं आता है, मैसेज छोटा आता है। मैसेज छोटा आएगा मतलब जैसे मेरे को पहले उन्होंने 5 दिन का टाइम दिया था पैसे भरने। मैसेज छोटा आएगा, वो लिंक जो होती है पूरा जजमेंट लिखा होता है उसमें। अच्छा, हाँ जी। तो उन्होंने 28 दिन का टाइम दिया था। मैं मतलब उन्होंने 28 दिन में मुझे बताया ही नहीं कि तेरे मतलब ये जजमेंट आया है, तेरे को मंजूर है, कुछ नहीं बताया। मतलब ये पूरी तरह से फंसाने ये कंपनी वाले, एम्बेसी वाले, इंडियन एम्बेसी वाले बिल्कुल नहीं बताया। मतलब इंडियन एम्बेसी और कंपनी वाले साथ में मिले। मतलब इन्होंने कुछ 60 गांठ कर ली थी, कंपनी वालों ने कुछ ना कुछ कर लिया था 60 गांठ की जो भी है। अगर 1.5 लाख रियाल की बात की जाए तो कम से कम 32 लाख रुपए, 32 लाख रुपए बनते थे। तो इंडियन एम्बेसी वालों को कुछ दे दिया होगा कि कंपनी का पैसा बच जाएगा, थोड़े से पैसे में निपट जाएंगे, बाकी सारा भरपाई विजय भरेंगे। अच्छा, तो ये सारी मतलब इस तरीके की ये सारी घटना घटी। लेकिन यहाँ पर मैं फिर से पीछे जाना चाहूँगा। ये कोरोना काल की अगर बात की जाए तो ये तो अभी हाल ही में ये 2, 2.5, 3 साल के बीच की ये बात है हमारी। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि आपके जो 2.5 साल 3 साल जो पूरे हो चुके थे, 2000 कितने में हो गए थे? 2013 में। 2013 में। लेकिन 2013 से लेकर अगर 2020 तक की अगर हम बात की जाए तो इस बीच में तो ना कोई कोरोना था, ना आपको कोई सजा हुई थी। तो इस बीच का क्या था, तब क्यों नहीं आप पहुंचे? सर मैं मतलब लगातार इंडियन एम्बेसी के चक्कर लगाता रहा, लगातार कोई एक्शन नहीं लिया इंडियन एम्बेसी। मतलब तब तक आपको कोई सजा नहीं हुई थी? नहीं, सजा नहीं हुई थी तब। तो आप वापस क्यों नहीं आए? मतलब वहां पर मतलब क्या था? मेरा ट्रैवलिंग बैन लगाया हुआ। ट्रैवलिंग बैन लगाया होता। तो वीजा आपका क्या अपग्रेड कर रही थी कंपनी? हाँ जी, जी, वीजा वो कंपनी करती। अच्छा, वो आपका, क्योंकि इतना टाइम तो रुक नहीं सकते थे आप बिना वीजा के। नहीं, वीजा कंपनी का काम होता है। कंपनी समय समय पर इनका जो वीजा था वो रिन्यू करवा देती थी ताकि ये कहीं
यहीं रहे, मतलब वहीं रहे सऊदी अरब में, तो वो सिलसिला चलता रहा सारा सिस्टम। पासपोर्ट ही मेरे रिन्यू कराया एक बार तो। पासपोर्ट ही रिन्यू करवाया था। पासपोर्ट किसके, आपके पास था? हाँ जी मेरे पास था, कि पहले कंपनी के पास था। जब मैंने रिन्यू करवाने के लिए मांगा, उसका डेट खत्म होता है। अच्छा। तो पासपोर्ट लेना पड़ता है, इंडियन एम्बेसी में देना पड़ता है। तो उनसे लिया मैं, वो कंपनी वालों से बड़ी मुश्किल से लिया। कितने अभी मिला पासपोर्ट या आपको स्टार्टिंग में मिला? थोड़ा टाइम पहले मिला। थोड़ा टाइम पहले? कितना टाइम पहले? ये कोई 8-9 महीने पहले मिला। 8-9 महीने पहले पासपोर्ट आपको मिल गया। लेकिन आपको वहां से अनुमति नहीं थी कि आप वापस जा सकते हैं, क्योंकि आपको ट्रैवलिंग बैन लगा। ट्रैवलिंग बैन लग गया था इन 2-2.5 सालों में। हाँ जी। अच्छा, तो कंपनी से आपने नहीं पूछा कि मैं तो आपका एम्प्लॉइज हूँ, या इंश्योर्ड होती है कंपनी, जो क्लेम था, जैसे आप वहाँ पे किसी भी कंपनी में, चाहे आप भारत में जॉब करते हैं या कहीं भी काम करते हैं, तो एक इंश्योरेंस होती है कंपनी की, इंश्योरेंस होती है, वो भी छुपा दी थी उन्होंने मेरी आईडी से। वो बाद में मतलब, क्योंकि जब इंश्योर्ड होती तो सारे एम्प्लॉइज इंश्योरेंस में हो जाता था सारा। इंश्योरेंस थी, मुझे पता है उसका, इंश्योरेंस थी, क्योंकि पुलिस वालों ने मुझसे बोला था कि तेरा इंश्योरेंस है, तेरा कोई मुश्किल नहीं है। तो इंश्योरेंस छुपा दी थी उन्होंने। अच्छा। हाँ। तो क्यों, उससे क्या था उनको? अगर इंश्योरेंस होती तो क्लेम मिल जाना था उसको। वही बात है ना सर, हिंदू मुस्लिम वाली बात है। अच्छा। क्योंकि मैं कंपनी के ऑफिस में जाता था उधर, वहाँ पे। अच्छा अच्छा। तो मेरे साथ मतलब वहाँ का एक जो है सऊदी लोकल बंदा था, वो मेरी हेल्प कर रहा था थोड़ी। अच्छा, उधर का लोग। हाँ जी। तो उसको लेकर गया था मैं वहाँ पे। तो उसने बात की कंपनी वालों से। उसने कंपनी वालों से क्या बोला कि मतलब ये बंदा हिंदू और तू मुस्लिम है, तू इसकी हेल्प क्यों कर रहा है? जब हम लोग नहीं कर रहे हैं इसकी हेल्प, हम लोग इसको यहाँ पे दबा के रखा हुआ है, तो तू क्यों कर रहा है उसकी हेल्प? अच्छा। हाँ जी, मेरे मुंह के सामने वो सऊदी बैठा हुआ, उसने बेचारा बहुत अच्छा इंसान था, उसने बोल दिया मुझसे कि तेरा कंपनी जो बहुत बोलता हरामी है। तो मतलब ये हिंदू है, तो हिंदू होने की मतलब सजा थी इनको कि हिंदू है ये और वो मुस्लिम है, और हम इसको मतलब फंसाएंगे, चाहे इनको चाहे मौत की सजा हो जाती, चाहे इनको मतलब लाखों रुपए का हर्जाना भरना पड़ता। वो एक ये था मतलब उन्होंने मुझे ऐसे मेंटली डिस्टर्ब कर दिया था पूरा। भी बंदा मतलब आज खुद ही मतलब ये जो है मतलब सुसाइड कर ले बस। अच्छा अच्छा। मेंटली डिस्टर्ब बहुत किया था उन्होंने। लेकिन आप मतलब मैं हुआ नहीं, मैं डटा रहा उनके सामने। हिम्मत की दाद देनी चाहिए, कोई और होता तो वो सुसाइड तक कर लेता। क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में देखो छोटी छोटी बातें होती है, छोटी छोटी नोक झोंक होती है, और लोग अक्सर क्या होता है सुसाइड की तरफ चल पड़ते हैं और सुसाइड कर लेते हैं। लेकिन इनका दम देखिए, 12-14 साल वहां पर रहे, उसके बावजूद भी इन्होंने ये गलत काम नहीं किया। मतलब इन्होंने अपनी फाइट लड़ाई लड़ी अपनी, जो भी थी हक की लड़ाई जो भी थी इनकी, लेकिन इन्होंने ये घिनौना कृत्य नहीं किया, सुसाइड जैसा कदम नहीं उठाया। इसके लिए तो मैं सैल्यूट करना चाहूंगा, जो आपने इतनी यातनाएं सही, उसके बावजूद भी कभी आपने ये नहीं सोचा, क्योंकि आपने हमेशा याद रखा कि आपके पीछे एक माँ भी है, आपके पीछे आपका भाई भी है, इनका ही ध्यान था माँ बाप का बस, और है ना, आपके पिता भी हैं साथ में। लेकिन ये चीज होती है, तो यहाँ से एक मैसेज मिलता है, जो लोग घरों में छोटी छोटी बातें हो जाती हैं और एकदम से सुसाइड कमिट कर लेते हैं, तो आपको भी यहाँ से सीख लेनी चाहिए कि कोई भी समस्या इतनी बड़ी नहीं होती। हम पल भर के लिए हम थोड़ा सा प्रेशर में आ जाते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं और ऐसे ऐसे काम कर लेते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, अपने परिवार के बारे में जरूर सोचना चाहिए। तो ऐसा कोई भी ना करे, यहाँ से सीख लेनी चाहिए हमें। अच्छा, ये चीज यहाँ पर आपकी ये भी, बाकी खाना पीना आपको सब कुछ मिलता था? सब कुछ अपना खाते थे, अपना खाते थे। अच्छा, यहाँ पे एक सवाल उठा था कि लोगों से डोनेशन क्यों मांगी जा रही है, क्योंकि जबकि आप वहाँ पर काम कर रहे हैं, आपको अच्छी सैलरी मिलती है, तो आप लोगों से क्यों डोनेशन मांग रहे हैं? कोई अच्छी सैलरी नहीं मिलती। 1500 रियाल मिलता था, वो भी उसके स्टार्टिंग में कितना मिलता था? स्टार्टिंग में 1000 रियाल मिलता था। 1000 रियाल कितना हुआ इंडियन करेंसी के हिसाब से यहाँ का? जब मेरा पहला एग्रीमेंट था ना, तो उस टाइम सर बहुत कम था मेरा, 1000 रियाल में। शुरुआत में कितने रियाल? 1000 रियाल पे थे? उस टाइम 2011 में गया था, 1000 रियाल था मेरा। उस टाइम रेट भी कम था, 1 रियाल का 11 रुपए था। अच्छा, 11 रुपए था उस टाइम? हाँ जी, उस टाइम। तो अभी पहुंचा है 2-3 साल पहले पहुंचा है 20 तक। अच्छा अच्छा, 11-12 हजार रुपए की ही आपकी? 11-12 हजार, मतलब 15,000 रख लो आप उस टाइम में। खाना पीना उसमें अपना, बाकी खाने पीने के अलावा और भी काम होते हैं, बड़े सारे खर्च होते हैं, पैसा तो हर जगह लगता है, कुछ नहीं बचता था मतलब उस टाइम। ठीक है, फिर ये आपका इंक्रीमेंट लगते गए, बढ़ते गए। अब अभी कितना था जैसे? अच्छा, फिर आपके तो उस टाइम से ही ये चला था, फिर आपका मतलब वो बोनस वगैरह या सैलरी वगैरह आपकी नहीं बढ़ी, क्योंकि जो दुर्घटना हो गई? बढ़ाते नहीं थे। हाँ जी, 2000 मतलब बढ़ाते नहीं, तो मैंने 5-6 दिन काम छोड़ा, मैं काम नहीं करूंगा, मैं मेरी सैलरी बढ़ा दो, मुझे कुछ नहीं बचता है।
मतलब धक्का करते थे, नहीं बढ़ाते थे, बड़ी मुश्किल से मतलब मतलब इतने सालों में वो 1200-1500 रियाल ही रखा आपने? हाँ जी, उन्होंने आपका? बिल्कुल जी, बिल्कुल। अगर ये दुर्घटना नहीं होती तो आपके जो साथी थे, बाकी साथी, तो उनकी कितनी सैलरी पहुंच गई? 2500-3000 रियाल है सर। 2500 से 3000 रियाल इनके आज यहाँ की सैलरी होनी थी। इंडियन करेंसी में आप गूगल करके आप देख लें कि कितना होना था, लेकिन इनकी सैलरी नहीं बढ़ाई गई, सिर्फ 1500 रियाल ही इनके लिए रखे गए। तो उसमें क्या कैसे करते थे, मतलब 1500 रियाल में कितने घर बेचते थे आप? सर बात ऐसे है ना, मेरा जो खाने पीने में 1500 रियाल में 500 रियाल तो खाने पीने में खर्चा। बिल्कुल। तो दूसरा बात ये है, मैं लगातार मतलब प्रयास कर रहा था वहाँ पे इंडियन एम्बेसी से अपने केस के छुटकारे। अच्छा, वहाँ पे खर्चा होता था आपका? मतलब वहाँ पे जब अलकासीम में था मैं, तो वहाँ से एम्बेसी 350 किलोमीटर दूर। अच्छा, 350 किलोमीटर। तो 2 चक्कर लगते थे आपके महीने में? 2 चक्कर भी लगाऊंगा तो सर वहाँ पे बस का थोड़ा मतलब कॉस्टली रहता था, थोड़ा ही चलता है बस वहाँ पे। अच्छा, बस नहीं चलती है? चलता है, थोड़ा चलता है। अच्छा, मतलब स्टेशन पे मिलता है वो, अपने स्टेशन पे, मतलब ऐसे यहाँ इंडिया की तरह नहीं, मतलब हमारे रोड से गुजरे। अच्छा। तो वहाँ पे टैक्सी में जाना पड़ता था। टैक्सी में मेरा मतलब वहाँ पे जाने में 150 रियाल वहाँ से जाने में लगेगा, फिर वापस आना है 150 रियाल वहाँ पे। 300 रियाल का 300 रियाल वो चला गया। तो 2 अगर महीने के चक्कर लगते ना, 600 रियाल तो वहाँ पे हो गया। हाँ जी, 500 रियाल खाने का, 600 का बताओ अब क्या करेंगे। मतलब इनकी जो भी 1500 रियाल थे, वहाँ पर अपना जो केस चल रहा था इनका, उसकी लड़ाई के लिए कहीं जाना पड़ता था। तो वो चीज़ है कि वहाँ पे इन्होंने जैसे बताया कि 300 रियाल तो एक ही चक्कर में लग जाते थे। हाँ जी। तो 2 चक्कर वो, तो 600 रियाल हो गए, 500 रियाल खुद का हो गया, तो उसी में खर्च हो जाते थे। मतलब कुछ बचता नहीं था कि कोई बोले कि आपने यहाँ से लोगों से क्यों डोनेशन ली, तो उसका जवाब ये है, क्योंकि ये बड़ी सारी बातें उठ रही थी कि जब ये बाहर है तो ये हमारे से क्यों पैसा मांग रहा है। जी। तो उसका जवाब तो मिल गया होगा जिन्होंने भी ये प्रश्न किया था। अच्छा, अब दूसरी चीज़, अब हम यहाँ पर पहुँचते हैं कि अब वतन वापसी आपकी कैसे हुई। पहले तो आप ये चीज़ बताएं कि जब आपकी यहाँ से शुरू होते, पासपोर्ट तो आपको मिल गया था? हाँ जी, पासपोर्ट मिल गया। अच्छा, पासपोर्ट है अभी जेब में डाला? अच्छा, पासपोर्ट ले लिया। पासपोर्ट इनको मिल चुका था, लेकिन कैसे कैसे इनकी घर वापसी हुई, थोड़ी उसके बारे में वो बातचीत करते हैं। अब हम आ जाते हैं इस टाइप में कि यहाँ से मुहिम चलाई थी। पहले तो आप ये बताएं कि जो हमने आपकी सबसे पहले जो भी समस्या थी, जो आप इतने साल से बंधक थे, 12-14 साल से, तो सबसे पहले आपकी सहायता के लिए, आपकी परेशानी को मतलब उसका हल निकालने के लिए, आपकी सरकार तक गुहार लगाने के लिए सबसे पहले हमारे से पहले कौन आया था आपके पास? हाँ जी, आप ही आए थे सर। अच्छा। और सबसे पहले जो मतलब सरकार से मैं सरकार से मतलब झूठ नहीं बोलूँगा, सरकार 10 साल से हमारी भारत सरकार की बात, इन मेरे घर वालों को पता है। हाँ। 10 साल से प्रयास कर रहे हैं, मतलब चिट्ठियाँ लिख के दे रहे हैं वहाँ पे। मतलब सीएम सर से भी बात की, कई बार की बात उनसे भी जी। मतलब उन्होंने भी ज़्यादा मतलब इग्नोर ही कर दिया। मतलब 10 साल से आप पीछे पड़े थे। हाँ जी, हाँ जी। उसमें आपने किस किस के पास आपने एप्लीकेशन दी, या किस किस से आपकी बातचीत हुई इस दौरान? हाँ जी, उस टाइम दी थी एप्लीकेशन अनुराग ठाकुर जी के पास। अच्छा। और हमारे मुख्यमंत्री जो सीएम जयराम ठाकुर जी। तो क्या बोलते थे? 10 साल तो बहुत बड़ा अंतराल होता है, और ये होने को आ जाए तो 10 दिन में भी। वो आश्वासन ही देते थे बस, उसके अलावा मतलब आगे कोई कार्रवाई नहीं होती थी। उसमें सर ऐसा था ना कि जैसे सबसे पहले स्टार्ट किया जो सुषमा स्वराज जी विदेश मंत्री जी, उसके पास मैंने ही एक चिट्ठी भिजवाई थी। अच्छा, मामा जी आप हैं ना? मैंने भिजवाई थी। उनका जवाब आया था, मेरी बहन के पास जवाब आया था। अच्छा। कि आपकी चिट्ठी हमने विदेश मंत्रालय उसने सऊदी में भेज दी है, तो विदेश मंत्रालय से गई थी ना। जी जी। उसके बाद उनकी मतलब डेथ हो गई जी, और सरकार भी उसके बाद फिर मेरे ख्याल दोबारा चेंज हुई। तो फिर हमने अनुराग ठाकुर जी से संपर्क किया जी। उनको भी एक चिट्ठी दी, उनका जवाब भी मेरी बहन गणदेवी जी के पास आया था कि आपका वही जवाब की मतलब उधर भेज दिया। उसके बाद फिर हमने अपने लेवल पर मैंने मतलब किसी दूसरे से ईमेल वगैरह करने की कोशिश की, लेकिन पहुंच नहीं थी उधर। जो मैं ईमेल का एड्रेस उधर करना था ना एम्बेसी का, तो कोई रिप्लाई नहीं आती थी। फिर उसके बाद अनुराग ठाकुर जी के पास मेरा बेटा जीवन कुमार जी और मसल के प्रधान जो है ना, उसको कमलेश कुमार जी मंदो बोलते हैं, वो दोनों मीरपुर में गए। मीरपुर में उनको चिट्ठी दी
वो आए थे मीरपुर अपने। कब की बात कर रहे हैं आप? आज से कितने टाइम पहले की बात है? 4 साल पहले की बात, 4 साल पहले है ना। हाँ, 4-5 साल पहले की बात है। तो उन्होंने सिर्फ उस टाइम बोला यार तो बहुत पुराना केस है, क्या आपने आज तक आया नहीं लड़का? तो उन्होंने बोला कि अभी तक नहीं आया। फिर उन्होंने फाइल ली, वो फाइल बनाई थी उसकी, पिछले डायरेक्टर साइन लगाए थे, फोटो स्टेट सुबह सराज जी का भी और जो हमने भेजे थे उसका भी, और ये भी थे। इन्हें कामा नंबर वगैरह सब कुछ समय लगाया होता बीजेपी का। तो उसका तो उन्होंने बोला कि अपने पीए को बोला कि जो साथ में पीए था कि इस फाइल को रख लो, जाते हैं मेरे पास दिल्ली में इसको देना है। उसके बाद फिर उसका भी जवाब आया एक, वही जवाब मतलब पत्राचार होता रहा। उसके बाद फिर मैंने फिर कुक्का जी जब एमएलए बने उनसे साथ संपर्क किया, उन्होंने अपने सीएम को दिया। मतलब अभी तो दोबारा इलेक्शन आने वाले हैं। हाँ, 5 साल पहले की बात। उसके बाद सीएम साहब धर्मशाला में आए थे। तो मेरी बहन और मेरी दूसरी बहन जो सिद्धवाड़ी में है, और ये अजय मेरा भांजा जी और एक भांजा सिद्धवाड़ी में है, मोनू जी, वो साथ में सब इकट्ठे हम डेपुटेशन लेकर गए उसमें सरकार हाउस में मिले उनके साथ धर्मशाला में। उधर भी लाइन में लगे थे, हम तो उनमें फाइल दिया। तब नए सीएम बने थे। तो उन्होंने रख ली। उसके बाद उसकी भी कोई रिप्लाई नहीं। उसके बाद कुक्का जी के समर्थ में फिर मैंने कुक्का जी को बोला आप करो कुछ ना कुछ। इन्होंने भी काफ़ी मतलब कोशिश की, वही पत्राचार टाइप। इन्होंने फिर एक बार बोला यार मैंने सीएम को बता दिया यार, उसको जेपी नड्डा को बताया हुआ, चिट्ठियाँ आपके दी हैं, हो जाएगा काम, ऐसे बोलते हैं हो जाएगा। उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद फिर जब सीएम को दोबारा फिर ना अनुराग ठाकुर जी दोबारा फिर इधर आए, नगरोटा में आए थे, रेनबो स्कूल में प्रोग्राम था उनका पीछे लेकर। तो मैंने स्पेशली कुक्का जी को बोला मैं यार इनको पूछो कुछ ना कुछ, बड़े दिन हो गए ऐसे तो मतलब वो परेशान है लड़का, बड़े साल हो गए परेशान लड़का। उनसे बात की, उनका प्रोग्राम था रेनबो स्कूल में। उन्होंने स्पेशली फिर मतलब विनय जो प्रभारी है हमारे मंडलाध्यक्ष हैं विनय बाबू जी, उन्होंने स्पेशल बोला कि हम जो प्रोग्राम लेते हैं कि हम आईपी रेस्टोरेंट में प्रोग्राम बैठाते हैं, आप उनके साथ मिलाएंगे। हम जब उठाए तो मेरे को स्पेशली उन्होंने बुलाया कि प्रधान बल्दर वाले हैं उनको बुलाओ। आप बल्दर के प्रधान भी? हाँ, अभी मैं बल्दर प्रधान नहीं हूँ, पहले भी था, तीसरी बार हूँ प्रधान में। तो उसके बाद फिर उन्होंने फिर मेरी फाइल दी उनके पास, फिर उन्होंने फिर वही जवाब दिया कि यार तो मेरे नॉलेज में है, क्योंकि पिछले 10 सालों से ये केस चला हुआ है, तो मेरे नॉलेज में है। उन्होंने फाइल ली और बोला करते हैं बोला सब लोग करते, फाइल लेंगे तो कुछ नहीं हुआ। फिर उसके बाद फिर फोन पर के बात होती, फिर मैं कभी कभी इनको भी गुस्सा होता था, मैं यार इतने दिन हो गया आपको उधर, आप उधर भी संपर्क करो, मतलब इधर कर रहे हैं आप उधर भी करो, क्या भी ऐसे बोलता था ना मैं। तो कभी कभी ये भी मतलब परेशान थे, परेशान में गुस्से हो जाते थे, तो हमें दर्शन पढ़ना था, अकेला बेचारा वहाँ इतने दिन से बैठा हुआ। जब होता है कि भांजा है और मामा जी हैं और राजनीति में इतने ज्यादा सक्रिय हैं, तो एक उम्मीद रहती है। तो तब मेरी बहन भी मुझे बोलती थी, भांजा भी दूसरा अजय जी वो मुझे बोलते थे, और मैं तो इनके संपर्क में था, लेकिन मतलब पत्राचार होता रहा। लेकिन उसके बाद फिर हाँ अभी लेटेस्ट दोबारा जब आपके साथ संपर्क हुआ है तो आपके सामने भी फिर मैंने एसडीएम साहब के पास फिर मेरी बहन और उसके रोंखर के काफी लोग प्रस्ताव दिया था, तो तब भी मैं साथ में था। तो एसडीएम साहब को फिर मैं दोबारा फिर जब हो गया बोला आपकी चिट्ठी जो डीसी साहब को भेजी, डीसी साहब सीएम को भेजेंगे। उसके बाद मैंने फिर महीने के बाद फिर उनके पास किया, मैंने उसका चिट्ठा किया बना एसडीएम साहब को पूछा, फिर उन्होंने अपने मोबाइल से मेरे को उसकी फोटो कॉपी, मैंने अपने मोबाइल से उसका फोटो लिया, फिर चिट्ठी है, और मैंने उनको फिर विजय जी को भी भेजी थी, अजय ने भेजी अगर मैंने ही भेजी थी, मिली थी चिट्ठी की डीसी साहब लिखी थी। उसके बाद फिर जो आगे जो तो आपको जो आपने प्रोसेस चलाया, जहाँ जब आप ट्रीटमेंट में आया सारा कुछ सारा, तब जाकर थोड़ा सा चल हुई, फिर हेल्पिंग आगे आया तो फिर डोनेशन वगैरह, फिर कुछ दिनों के बाद मेन चीज़ ये समझ नहीं आती सर कि देखो हेल्पिंग हैंड्स तो एक बनाया गया है कि जब सरकारों से शासन से जब कुछ नहीं होता है तो फिर आम जनता को आगे आना पड़ता है। मुझे ये चीज़ समझ नहीं आई थी कि जब आपके भी इतने अच्छे बड़े बड़े नेताओं के साथ संबंध, आप सगे मामा हैं इनके, और फिर भी जहाँ पर मतलब इतने बोल सकते हैं ना कि आपकी तो बिल्कुल सिफारिश वाली बात हो जाती है कि आप एक सक्रिय नेता ही रखें, क्योंकि आपके साथ भी काफी ज्यादा लोग जुड़े हैं। प्रधान है गांव से, एक प्रधान बनना है, गांव का मुखिया होता है, एक नेता होता है। उसके बावजूद जब सगा भांजा 10 साल तक इनको यातनाएं झेलनी पड़ी, इनकी वापसी नहीं, तो आम जन की कोई सिफारिश नहीं होती है, उनका क्या होगा? बिल्कुल सही बात है, क्योंकि पत्राचार हुए, लेटर लिखे, उसको भेज दिया, मतलब वो एक बैडमिंटन वाला हो गया, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ। लेकिन
इनके मतलब पॉलिटिकल भी इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने के बावजूद भी इनको 10 साल से ज़्यादा यातनाएं झेलनी पड़ गई। तो एक आम इंसान पता नहीं अभी कौन कौन किस किस कंट्री में फंसा होगा, अभी पीछे भी वैजनाथ के कोई छूट के आए हैं, कैसे कई सारी दिक्कतें सामने आ रही हैं। लेकिन यही चीज़ हम पिछली बार भी बोला था कि जब हमारी सरकारें इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, इतना ज़्यादा बोलबाला है पूरी दुनिया में, हिंदुस्तान को मतलब विश्व गुरु का नाम दिया गया है हमारे प्रधानमंत्री जी को भी, तो उसके बावजूद भी इतना सब कुछ आज पूरी पावर में है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, तो उसके बावजूद भी 10-10 साल क्यों लग रहे हैं? मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती। मैं किसी के ऊपर, देखिए मैं कोई छींटाकसी करने नहीं आया हूँ, सच्चाई कड़वी होती है, क्योंकि 10-10 साल लग गए, 5-5 साल लग गए, 5 साल बाद पूछा हाँ मुझे पता है इस केस के बारे में, अच्छा ये वो केस है, तो आपने उस केस को बिल्कुल गहराई से क्यों नहीं पकड़ा? आपने देखा, आगे भेज दिया, उसकी फीडबैक क्यों नहीं ली? जो भी मंत्री थे, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ, दोबारा उसकी फीडबैक क्यों नहीं ली गई? ऐसे कितने सारे आपके पास दीन दुखी जो होते हैं वो आपके पास प्रस्ताव देते होंगे, एप्लीकेशनें देते होंगे, आप लिखते भी होंगे, उसके ऊपर आप प्रोसेस में डाल भी देते होंगे, लेकिन उसका रिजल्ट का आप क्यों नहीं पता करते हैं कि उसकी फीडबैक क्यों नहीं लेते हैं कि वो उसकी वापसी हुई नहीं हुई, या कोई भी समस्या उसका समाधान हुआ या नहीं हुआ? मानते हैं कि आपको देश ने चुना है, दुनिया ने चुना है, तो आपकी एक जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि आपको चुना गया है, तो आपके पास अगर 100 केस आते हैं या 1000 आते हैं या लाखों आते हैं, वो आपकी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि आपने संकल्प लिया है, बेड़ा उठाया है, तो फिर आपको तो पता करना चाहिए, खुद भी एक मतलब उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए कि हमारे कौन सा केस मेरे पास आया है, कौन सी अपील मेरे पास आई है, कौन सी एप्लीकेशन, कौन सा प्रस्ताव आया है, और कितनी समस्याओं का समाधान हो चुका है, कितनी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ है। ये चीज़ें करनी चाहिए। 10 साल बहुत होते हैं, जैसे कि विजय जी ने कहा, इनके मामा जी भी यहाँ पे बैठे हैं कि 10 साल में 2 बार सरकारें, मतलब सरकार तो बार बार रिपीट हो गई, एक ही सरकार बार बार रिपीट हो गई, तो उसके बावजूद भी इनकी वापसी क्यों नहीं हो पाई? चलिए इसके ऊपर ज़्यादा नहीं जाना चाहेंगे। जो भी आप देख रहे हैं, आपको खुद पता होना चाहिए इसके बारे में कि यही अगर विजय आपके घर का लड़का होता है, आपका भांजा होता, आपका बेटा होता, आपका भतीजा होता या आपका भाई होता, तो आप क्या करते? क्या आप ऐसे ही 10 साल निकालते? मैं ये पूछना चाहता हूँ। कोई भी सरकार हो, चाहे अगर आपकी जगह कोई और सरकार होती और यही सिलसिला होता, तो सवाल हमारे यही रहने थे कि आखिर क्यों? इससे सर आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन मैं जो पिछले हमारे पूर्व मंत्री, जब कुका जी ने जहाँ इलेक्शन लड़ा था, उस टाइम पूर्व मंत्री जो स्वर्गीय जी बाली जी थे, उनके पास ही मैंने फरियाद की थी। जी जी, उस टाइम से शुरू कर रहा हूँ मैं, जो मतलब नहीं पता होना चाहिए 10 सालों में कौन मैं उनकी फरियाद की। उन्होंने सबसे पहले तो बोला यार तुम सुभाष, उस टाइम मैंने मतलब कांग्रेस छोड़ दी थी, बीजेपी में आ गया था मैं, कांग्रेस में थे। अच्छा, तो थोड़ा पता नहीं उन्होंने किस लहजे से बोला, उन्होंने बोला कि सुभाष यार तू तो बोल रहा है, लेकिन जब विदेश जाते थे मैं पूछ के जाते हैं, ये जवाब दिया था उन्होंने मेरे को। मैंने साहब अब जो कुछ हुआ ठीक है, लेकिन मेरा भांजा फंसा हुआ है अभी, अब करो कुछ। बोला ठीक है, आप लिख के देना मेरे को। लिख के मैं लाया हूँ, चिट्ठी मार दी उनको। उसके बाद भी उसका भी 5 साल में कुछ नहीं हुआ। मैं वही चीज बोल रहा हूँ कि हम तो ये कोई भी हो, लेकिन कुछ नहीं करते, ये चीज है। पर यहाँ पर हम तो ये चीज चाह रहे हैं कि केंद्र में तो लगातार मोदी जी बैठे रहे, और मेन जो पावरफुल सारे हैं, क्योंकि विदेश यात्राएं होती रहती हैं, हर कंट्री के साथ एक अच्छे संबंध है, उसके बावजूद भी ये सारी चीजें रही। आज वो हमारे बीच नहीं है बाली जी, लेकिन क्या कुछ हुआ जो इनके साथ होगा यही बताएंगे, क्योंकि हमें तो आज पता चल रहा है, उस टाइम पे हम भी मतलब हमें भी पता नहीं था इसके बारे में, लेकिन मामा जी ने भी काफी संपर्क में रहा। मेरा भांजा फंसा हुआ विदेश में, तो मेरा फर्ज भी तो बनता है जी जी, बिल्कुल कैसे लाऊं। बिल्कुल। तो मैं ना जहाँ था नेटवर्क सबके पास प्रयास। हालांकि मेरी बहन मेरे गुस्सा करती थी कि आप कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैं क्या बताऊँ उनको, मैं क्या कर रहा हूँ, क्या कुछ कर रहे हैं, हर चीज तो वो दिखा नहीं सकते। तो ये चीजें थी, ये तो हो गई कि जो इन्होंने पत्राचार किए, जो इन्होंने सरकार के आगे जो भी आवेदन थे, जो कुछ था, इनके मामा जी ने, इनके भाई ने, इनके मम्मी ने, खुद इन्होंने वहां से विदेश में बैठकर ये सारी चीजें हो गई, वो उसका तो आपको पता ही है क्या कुछ हुआ 10 सालों में। लेकिन उसके बावजूद क्या हुआ, जब अंधेरा छा गया दुनिया में, मतलब आपकी जो दुनिया थी, आपका जो संसार था अपना, उसमें जब अंधेरा छा चुका था, सारे रास्ते आपके बंद हो चुके थे, कहीं से भी कोई भी एक सहायता की या आशा की किरण आपको दिखाई नहीं दे रही थी, तो क्या हुआ फिर आपके यहाँ पे आने का, कैसे व्यवस्था हुई? यार सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ
क्योंकि आपकी वजह से मेरा काम हुआ पूरा। चलो हाँ जी, इनकी वजह से देखने वाले नगरोटा हेल्पिंग हैंड का सबसे मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की है, कि उनकी वजह से मैं यहाँ पे आ पाया हूँ आज। जी। एक छोटी सी मुहिम मैंने शुरू की थी नगरोटा हेल्पिंग हैंड की, सभी को जोड़ा कि कहीं कोई ऐसी समस्या हो जिसका समाधान जब सरकारों से बाहर हो जाए, कोई नहीं कर पाए, तो हम आम समाज जो है, क्योंकि मैं तो एक आम इंसान हूँ, कोई नेता नहीं हूँ, कुछ नहीं हूँ, तो एक ऐसी ही मुहिम चलाई थी कि चलो हम मिलजुल कर कुछ ना कुछ समस्याओं का समाधान हम खुद ही ढूंढ लिया करेंगे। तो इसके लिए एक छोटी सी पहल थी। 28 अप्रैल 2021 को ही शुरुआत की थी। 28 अप्रैल 2022 को 1 साल पूरा हो गया। तो ऐसे कई सारे, कम से कम ज़्यादा तो लगभग 55-60 केसेस हम ऐसे हम कई सारे केसेस बीमारी वाले वो हम कर चुके हैं आप सभी के सहयोग से। तो उसमें से एक केस विजय जी वाला भी है। तो आपके सामने ही आज रिजल्ट है कि मात्र अभी कितने महीने पहले, 2 महीने हुए भी हमने 2 महीने पहले ये आवाज़ उठाई थी आपने नगरोटा हेल्पिंग हैंड यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के जरिए आप सभी जुड़े। तो देखिए आप में कितनी पावर है। जहां 10 सालों में कुछ नहीं हुआ, वहां पर आप सभी ने मात्र 2 महीनों में चमत्कार करके दिखाया। तो यहाँ पर डोनेशन, सबसे बड़ी डोनेशन तो मैं उस माता जी को उनको मैं करना चाहूंगा। कौन थे वो, क्या नाम है उनका? राजकुमारी जी। राजकुमारी जी को जिन्होंने 4 लाख रुपया एकदम से इनकी हेल्प के लिए भेज दिया था। जैसे मैंने यहाँ पे वीडियो बनाया, पहला वीडियो जब बना था तो राजकुमारी जी खुद आई यहाँ पर, रात को रही भी थी ना, सलियाना से है वो, सलियाना से है माता जी, रात को यहाँ रही, 4 लाख रुपए यहाँ पर दिया, खुद आई। अभी खुद वृद्ध है काफी ज्यादा ना, एज कितनी होगी उनकी? काफी मतलब एज्ड है वो, उसके बावजूद भी यहाँ पर पहुंचे और 4 लाख रुपए इनको दिया कि मेरे से और भी कुछ चाहिए होगा तो मैं और भी कुछ करूंगी। और 4 लाख के अलावा आप सभी ने सहायताएं की, वहां पर आपने 100 50 रुपए दिए और आपने वो लिस्ट भी बनाई थी, है ना जी? किस किस ने दिया? मतलब वो तो बड़ी सारी डोनेशन आई थी, महिला मंडल थे उसमें, महिला मंडलों ने यहाँ पर डोनेशन दी। और बाकी किसी नेता ने भी कोई फंड दिया था आपको? ये गांव वाले ये बैठे गांव वालों की तरफ थोड़ा कैमरा करें। यहाँ पर किस किस ने साथ दिया था आप बताएं। हम गए थे सारे। अच्छा, किस किस ने दी थी? आप किस किस नेता के पास गए? हम गए थे ये जानू जी के पास। अच्छा, पवन काजल के पास। अच्छा, पवन काजल जी ने क्या दिया था? 10,000। अच्छा, और वो 50,000। किसने दिया? 50,000? जानू जी ने 50,000। और हम इधर ही गए थे और अपनी तरफ से महिला मंडल अपने जड़े मतलब महिला मंडल। अच्छा, यहाँ का जो रोखर का महिला मंडल है, आपने भी डोनेशन इकट्ठी की, तो ये महिला मंडल ने भी वो भी डाल दे पैसे। हाँ जी, जो जो हमारे संपर्क में था उनको बोला था कि आप भी डाल देना पैसे। अच्छा, उन्होंने भी। और साथ में महिला मंडल आप देखिए सुन्नी से, वहां से कितने महिला मंडल भी यहाँ पर आगे आए। हटवास से महिला मंडल थे, उनका भी मैं कोटि कोटि नमन धन्यवाद करना चाहूंगा। 15,000 रुपए पंचायत प्रधान है इनकी महिला मंडल है वहाँ पे, इन्होंने इकट्ठा करके, इन्होंने भी अपनी पंचायत से 15,000 रुपए इकट्ठे किए। तो टोटल जो भी था फंड लगभग 8 लाख के आसपास हो चुका था ना, कितना? 8 लाख रुपए यहाँ पर इकट्ठा हमने किया मिलजुल के। तो ये सारा हुआ, जैसे ये वीडियो हमने बनाया था पहले फेसबुक पे डाला, आप सभी ने शेयर किया, इनका अकाउंट नंबर दिया था इनके माता जी का, आपने वहाँ से डोनेशन शुरू की। और ये कुछ फिजिकली भी नेताओं के पास भी गए, महिला मंडलों में भी गए और एक गाँव में भी मुहिम चलाई, जैसे इनके मामा जी ने 15,000 इकट्ठे किए। ऐसे करते करते लगभग 8 लाख रुपए हमने इकट्ठे किए। तो उसके बाद अब ये देखिए पासपोर्ट है इनका, ये 2 पासपोर्ट है कि ये न्यू हुआ नहीं, रिन्यू ये नया बना हुआ, ये नया, इसका डेट खत्म है। ये देखिए इसकी डेट जो है वो एक्सपायरी हो गई थी, खत्म, ये रिन्यू हुआ है। ये देखिए, तो यहाँ पर ये, अच्छा ये नया एक्सपायरी का डेट लगा हुआ है ना, मोहर लगा हुआ। ये देखिए एक्सपायरी की यहाँ पे डेट लगी हुई है सारी। ये न्यू हुआ, नया बना हुआ। अच्छा, तो ये नया अभी पासपोर्ट जो इनका बना है। और ये आपको पता है कि जब भी हम विदेश से आना जाना होता है तो यहाँ से इसी के जरिए हमारी, तो ये है नया इनका पासपोर्ट। तो यहाँ पे स्टैंप वगैरह भी यहाँ पे लगी हुई, ये देखिए, ये देखो स्टैंप लगी है, एक वीजा भी लगा हुआ पीछे। एक सेकंड कोई बात। ये है 30 सितंबर 2022 की, ये देखिए डेट है। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर,
ये वीजा लगा हुआ है, ये वीज़ा लगा हुआ है। एग्जिट आया हूँ ना मैं। वहाँ से सऊदी अरब से जैसे एग्ज़िट किया इन्होंने, तो ये वहाँ का एग्ज़िट वीज़ा यहाँ पे लगा हुआ है। तो ये सारा श्रेय आप सभी को जाता है। आपने पैसे इकट्ठे किए और वहाँ पर फिर वो क्या हुआ उनका, आपने मतलब वो जो भी था फाइन वगैरह वो सारा वहाँ पे सॉर्ट आउट किया आपने? हाँ जी, कर दिया वो सब कुछ, बातचीत करके उन्होंने काम किया। अच्छा, बाद में कोर्ट में दिया, कोर्ट में जाके फिर सारा फैसला सारा करा कर वहाँ पर साइलेंटली, मतलब हमें भी सरप्राइज हुआ कि एकदम से इनकी कॉल आई कि मैं वापिस पहुँच चुका हूँ। तो मतलब मेरे को तो नींद में सुबह पता भी नहीं चला कि क्या बोल रहे हैं। इनके भाई से मेरी बात हुई, फिर इन्होंने जब इनसे बात करवाई तो एक सरप्राइज हो गया मैं कि यार ये क्या हो रहा है, कि जैसे सपना देखते हैं ना सुबह उठ के। तो इन्होंने बोला कि जल्दी आ जाइए यहाँ पर, क्योंकि वीजे जो है वो वापस पहुँच चुके हैं। पहले मैंने ये सोचा था कि एयरपोर्ट पे हैं या अभी वहाँ से निकले हैं। तो ये सारी जब इनसे बातचीत हुई तो हमने भी फटाफट विशाल को कॉल की और मैं खुद यहाँ पे वापस यहाँ पर पहुँच गया। और आज विजय जी बिल्कुल आपके सामने हैं। प्रवेश भाई जी ने बहुत मतलब संघर्ष किया मेरे लिए। रात को 12-12 1-1 बजे तक इनसे बात होती थी मेरी। ये मुझे खुद कॉल करते थे, मतलब बहुत केयर किए इन्होंने, बहुत मेरा मतलब साथ दिए इन्होंने। और ये गांव वाले इन्होंने बहुत साथ दिया हुआ। तो मेन चीज़ क्या है, देखिए नगरोटा हेल्पिंग हैंड नर सेवा नारायण सेवा, क्योंकि सिर्फ एक दिखावे के लिए नहीं हमने ये नहीं खोला है, क्योंकि ना मुझे कभी इलेक्शन, ना कभी हमें नेतागिरी ना हमें करने आती है, ना हम कभी करेंगे, क्योंकि राजनीति हमारे बस की बात नहीं है। सिर्फ मैंने एक चीज़ मन में है कि जो हमें एक शरीर भगवान ने दिया, इंसान जून हमें दी है, तो इस इंसान जून का हम पूरा भगवान को रिजल्ट दें कि हम इंसान बन के आए थे और हमने क्या कुछ किया जीवन में आके। क्योंकि कल को एक दिन तो पता है शरीर मिट्टी हो ही जाता है, तो हमारे जो कर्म होते हैं वही हमारे साथ जाते हैं। तो यही चीज़ें मेरे मन में ये चीज़ें हैं कि हम जब तक ज़िंदगी है तब तक मैं जितना दूसरों का जितना भला हो सकता है बिल्कुल निस्वार्थ भाव से, क्योंकि इसमें कोई भी अपना भाव नहीं होता है। हम जब भी कभी अपनी कोई गाड़ी लेके भी जाते हैं तो उनको, अजय जी आपके पास जो भी कोई डोनेशन इकट्ठी हुई, आपसे कभी हमने कोई तेल का पैसा लिया नहीं? कब जब भी आप हमारी गाड़ी में गए कभी कोई आपसे खर्चा लिया नहीं? जो डोनेशन आप आते थे कभी आपसे ली नहीं? तो कभी बड़े सारे मन में ये चीज़ें आती हैं कि पता नहीं जी ये डोनेशन से ही करते हैं। कि आपको बता दूं कि जो अपनी सेवा थोड़ी बहुत हमने रखी होती देने के लिए, जब कहीं हम जाते नहीं तब तो हम सेवा अपनी दे देते हैं, जो भी छिटपुट जो भी होती है। नहीं तो बाकी सेवा जो होती है वो जो मैं यहाँ केस में डाल के नहीं, अपनी गाड़ी में पेट्रोल डाल लेता हूँ उसमें, कि ताकि जाके हमें जाना है। अब गाड़ी की सर्विस भी होनी होती है, इतनी दूर भी जाना है, सब कुछ आपको पता है वो खर्चे। तो वो चीज़ में कभी सेवा से नहीं निकालता हूँ कि हाँ जी इनसे सेवा आई, इनकी डोनेशन ली जी, अब मेरे थोड़ा गाड़ी के लिए तेल के लिए दे दीजिए, थोड़ी मेरी दिहाड़ी दे दीजिए। ऐसा कभी भगवान की दया से ना कभी हुआ है, ना कभी भगवान ऐसा करवाए। मैं भगवान से यही अपील करना चाहता हूँ, भगवान से भी अपील करनी पड़ रही है नारायण जी से, कि कभी ऐसी नौबत मत देना। आप इतने सक्षम रखना कि हम कभी हेल्प कर पाएँ, कभी ऐसी तंगी मत देना कि हमें तेल के लिए भी मतलब ये करना पड़े कि जी आप यहाँ से निकालें। क्योंकि ऐसा कोई दिन आए तब तो फिर मन से वो मोटिवेशन ही वो ख़त्म हो जाएगी सेवा की। तो हमें बस ये करे कि हमें मतलब सेवा करने का मौका दे कि निस्वार्थ भाव से। कभी हमारे मन में ये भावना आए कि हमने जी ये सारे केसेस किए हैं, कल को मुझे इलेक्शन में खड़ा होना है, कल को मुझे ये इलेक्शन लड़ना है, या मुझे प्रधान बनना है, MLA बनना है, ऐसे मेरे मन में कभी कोई ना भावना है, ना ही ये मेरे बस की बात है, ना ही हमारी कोई पीढ़ी में कोई नेता पैदा हुआ है, ना मैं भी नेता बनना चाहता हूँ। सिर्फ अपनी इंसानियत का फ़र्ज़ निभा रहा हूँ, बस ऐसे ही निभाता हूँ निस्वार्थ भाव से। तो ये चीज़ है कि जो हर सेवा में एक भाव लगता है कि निस्वार्थ भाव। तो निस्वार्थ भाव ये होना चाहिए कि जब हम किसी की हेल्प करते हैं तो इनके मन से एक आशीर्वाद निकले। इनका आशीर्वाद जो मिलता है ये हमारे लिए सबसे बड़ी कमाई होती है। इसके पीछे मेरा कोई प्रलोभन नहीं होना चाहिए कि जी इनकी हेल्प कर दी, उसकी हेल्प कर दी, अब इसका मेरा ये बेनिफिट होना चाहिए, नहीं। बस ये चीज़ आपको भी बोलता हूँ जो आप सभी जुड़े हैं, कि आपका भी निस्वार्थ भाव है। आप अपनी जेब से 100 रुपया दे रहे हैं, हज़ारों रुपये दे रहे हैं, लाखों रुपये दे रहे हैं, तो आपका भी निस्वार्थ भाव है। हमने एक छोटी सी मुहिम चलाई थी और आपने हर केस में इतना ज़्यादा मतलब इतनी ज़्यादा सहायता की। आपको बता दूं कि अभी तक अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, लगभग 1.5 साल होने को आ गया। तो आप सभी के 100, 50 रुपये, 50,000 रुपये जो भी आपकी डोनेशनें आई, तो आप सभी की डोनेशनें इकट्ठे करके हमारी नगरोटा हेल्पिंग हैंड्स के ग्रुप से इकट्ठी करके अभी हम लगभग 30 लाख रुपया हम इकट्ठा करके ऐसी सेवाएं दे चुके हैं। 30 लाख रुपये, 100, 200, 500 आप सभी ने जो भी दिए, तो 30 लाख रुपए की अभी तक की हमारी सेवा हो चुकी है। कभी पता भी नहीं चला कैसे होगी, क्योंकि करने वाले तो नारायण है, लक्ष्मी नारायण है।
हमारे पास तो इतनी औकात है ही नहीं है कि हम कुछ कर पाएं। वो पता नहीं कैसे कर देते हैं, कैसे ये चीज़ हो रही है। मुझे तो कुछ कभी समझ ही नहीं आती कि कैसा सिलसिला चला हुआ है। जब आप अपने मन में निस्वार्थ भाव रखोगे तो कुदरत भी आपके साथ चल पड़ती है। तो ये चीज़ है, भगवान ऐसे ही निस्वार्थ भाव रखे। आप सभी का आशीर्वाद ऐसे जीवन मिलता रहे, आप सभी का साथ हमेशा मिलता रहे, और ऐसे ही इन माँओं के चेहरों में खुशी आती रहे। ठीक है, माता जी से पूछे। माता जी आप बताएं अब कि आ जाइए आप यहाँ पर। थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन साथ देना, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करना, क्योंकि सभी तक आपकी जो ये मुहिम थी, आपका जो साथ था, सभी तक पहुँचना चाहिए। अब माता जी से हम बातचीत करते हैं। क्या महसूस हो रहा है अब आपको? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। अच्छा, रोना नहीं, अब तो ठीक है, पहुंच गया, अब टेंशन नहीं है। भावुक हैं, आपको पता ही है, क्योंकि एक माँ, आपको पता है कि आप जितनी माएँ होंगी आपको पता ही होगा कितना दुख होता है अपने बच्चे का। लेकिन आज तो खुशी के आंसू हैं। उस दिन दुख के आंसू थे जब पहली बार थे। आज ये माँ यहाँ पे बैठी है, तो देखिए इन माँ के मन से ना एक दुआ निकल रही है आप सभी के लिए, जिन्होंने भी आप सभी ने साथ दिया। आप देखो यहाँ से जो दुआ आती है ये भगवान का आशीर्वाद है। इसलिए मैं कहता हूँ कि जरूर अपनी जो हमने मुहिम चलाई हुई है, या कहीं भी आप सेवा करते हैं, जरूर निस्वार्थ भाव से हमेशा आगे रहें उस सेवा में। ये जो यहाँ से आप सोचिए, इस माँ के जो मन से जो आपके लिए आशीर्वाद निकल रहा होगा, या आप एक बेटा, माँ का बेटा जो आज मिलवा दिया है, तो कितना बड़ा पुण्य है आपका। वो 100 रुपये, आपके वो 50,000 रुपये, सबके लिए पुण्य एक बराबर है। आपको भगवान ने समर्था दी है। कोई लाखों रुपए कर रहा है, कोई 100 रुपये कर रहा है, कोई 1000 रुपये कर रहा है, आपको इतना समर्था दी है। आपको खुश होना चाहिए कि आपको भगवान ने देने योग्य बनाया है, चाहे आप 100 ही क्यों ना दे दें। ठीक है, आपको इतनी भगवान ने आशीर्वाद दिया कि आप दे रहे हैं, तो आपके देखो 100-150 रुपये से इकट्ठा करके उस मुहिम चली, और आज ये माँ बेटा यहाँ पर इकट्ठे हो चुके हैं। कितनी खुशी आपको भी हो रही है इस टाइम पे वीडियो को देखते हुए, मुझे पता है, क्योंकि आज आपने बहुत बड़ा पुण्य कमाया है, बहुत बड़ा पुण्य आपने कमाया है। कितने ही यज्ञ कर लीजिए, उन सभी यज्ञों को अगर मिला के अगर सबसे बड़ी चीज़ की जाए तो एक माँ से के मन से निकली ही दुआ होती है। जब आप बिछड़े हुए माँ बेटे को यहाँ पे मिलवाया है, मैंने तो एक छोटी सी शुरुआत की थी, लेकिन अगर आपका साथ नहीं मिलता तो आज ये दोनों इकट्ठे नहीं होते। पीछे इनको मतलब थोड़ी ये बीमार भी हो गए थे, आपको पता नहीं होगा। इनको कार्डियो में यहाँ एडमिट किया गया था टांडा में। क्या हुआ था आपको? दर्द पड़ी थी छाती में? हाँ, छाती में दर्द पड़ी थी, हार्ट की प्रॉब्लम आ गई थी। पहले आंखों की प्रॉब्लम आ गई, रो रो के बुरे हाल थे। अब इनको कार्डियो में एडमिट किया गया था, कि इनकी कार्डियो की दवाइयाँ चल रही हैं, हार्ट में इनकी दिक्कत आ गई थी। इसी परेशानी में कि मेरा बेटा कैसे रह रहा होगा, क्योंकि माँ से बढ़कर कोई पीड़ा नहीं जान सकता है। एक माँ ही होती है जो सारी पीड़ा को जानती है। रात रात को कब इनकी नींद टूटती होगी, आधी रात को उठ के बैठ जाती होंगी। रो रो के आँखें खराब हो गई। तो क्या होता था जब आपको मतलब विजय इतने साल रहे, तो कैसे आप रात को सोती थी? नींद आ जाती थी? नहीं रखा तो अपनी गल रखा, क्या महसूस होता था? बाकी माता जितनी मां ने तिन्हें भी पता लगता कि क्या क्या उठे के भैया अखा खराब हो गई, आज रात को बोला मैं नींद भर के सोई हूँ। जब मेरा बेटा यहाँ पहुँच गया तो रात को उठ जाना, बेचैनी, न ढंग का खाना, शरीर खराब कर लिया उन्होंने। पर चलिए देर आए दुरुस्त आए। आज 12-14 साल के बाद विजय जब यहाँ पे वापस पहुँच चुके हैं, ये हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं तो ये कहूँगा कि मेरे जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि है। मुझे आज सबसे बड़ा इनाम मिला है कुदरत की तरफ से, भगवान जी की तरफ से, आप सब की तरफ से, कि इस जीवन में ये सबसे बड़ा मतलब एक क्या बोलूं उपलब्धि है मेरे जीवन की। एक माँ को एक बेटे को मिला दी, क्योंकि मैंने कुदरती मेरे मन से एक वायदा निकल गया था। मुझे पता भी नहीं था क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन एक ऐसे मन से एक वायदा निकला था। याद है आपको? मैं तुम्हें बोल रहा था कि तुम्हें मैं वादा कर दे कि तुम्हारा मन में तो जाना है। पता नहीं कुदरत तो भगवान जाने, भगवान नारायण जाने, बंसी वाले जाने, कैसे मुंह से निकल गया। और कई बार बड़ी मदद की वाले ने भी, मेरी भैन ने भी सारी मदद की। बहुत मतलब गांव नहीं है, एक परिवार है। वो देखो एक परिवार बैठा विशाल यहाँ पे दिखाएं, सारा परिवार है। ये गांव नहीं है, शहरों में ये चीजें देखने को नहीं मिलती हैं। यहाँ पर आप देखें
हमेशा हर दुख सुख में गांव में इकट्ठे हो जाते हैं। गांव का जीवन बहुत ज़्यादा खुशहाल और बहुत सुखद होता है और बहुत ही प्यारा होता है जीवन। शहरों में तो पता ही नहीं होता है कि साथ वाला कौन है, पड़ोस वाला कौन है, ऊपर कौन रह रहा है, नीचे कौन रह रहा है, कोई पता नहीं होता है। बहुत बुरे हाल हैं। लेकिन आज गांव में हमारी आज भी संवेदना है, पीड़ा है, एक दूसरे के लिए इकट्ठे हो जाते हैं। ये सारी चीज़ें आप देखें। तो चलिए, आज आपका बहुत ज़्यादा समय लिया, तो यही चीज़ आपसे मैं कहना चाहूँगा कि हमेशा आप आगे आएँ। एक छोटा सा चैनल शुरू किया है इन्हीं के लिए, जो ऐसी ऐसी समस्याओं से घिरे हुए जो दुखियारी लोग होते हैं, उनकी समस्याओं को मैं जग जाहिर करता हूँ, आप तक पहुँचाता हूँ, सरकारों तक पहुँचाता हूँ, ताकि इनकी समस्याओं का समाधान हो और खुश हो। जो भी दुख हैं संसार में, उनको कम करने की कोशिश करता हूँ। इतना तो नहीं कर सकता, लेकिन उसका नाम लेके ओम नमो नारायण, ओम नमो भगवते, इसीलिए मैं शुरुआत में कहता हूँ क्योंकि भगवान नारायण जो वो जगत के पालन करता है, उन्हीं का नाम की पालन आपने करना है। प्रभु मैं तो आगे जा रहा हूँ, क्या होगा क्या नहीं होगा मुझे नहीं पता, लेकिन भगवान नारायण जी की और आप सभी भगवान के जो बच्चे ही हैं, आप सभी कि आप सब जब मिल के जब भी किसी केस में आगे आते हैं, तो उनकी समस्याओं का अभी तक जो भी हमने समस्याएं जो भी आपको दिखाई, उन सभी का समाधान हुआ है। मतलब कुछ एक समस्याएं थी जो मतलब कुछ पेशेंट थे वो आज दुनिया में नहीं है, हमने कोशिश की थी, लेकिन जिनकी स्थिति बड़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी उनके लिए तो कुछ नहीं, लेकिन ऐसी जो समस्याएं थी उनका समाधान हो चुका है। जिसमें से एक आप साक्षी वाला आपने केस देखा था, और कई सारे केस हैं, मैं गिनाने लगूंगा तो 60 केस गिनाते गिनाते और वीडियो लंबा हो जाएगा। तो मैं आपसे यही लास्ट में अपील करना चाहता हूं कि हर केस में आप बढ़ चढ़ कर आएँ। अगर असमर्थ हो, आपकी अगर पॉकेट अलो नहीं करती हो 150 देने के लिए, कई बार नहीं होता है हमारे हाथ में पैसा, तो आप वीडियो को शेयर कर दिया करें, क्योंकि आपके शेयर दूर दराज तक, देश विदेश तक पहुंचते हैं और वहां से भी डोनेशनें आती हैं, वहां से भी हेल्प आती है। इसीलिए कहता हूं शेयर करने के लिए। कुछ लोग सोचते हैं पता नहीं इसको क्या मिल जाता है शेयर करने से, लाइक करने से इसको क्या मिल जाता है, सब्सक्राइब करने से इसको क्या मिल जाता है। किसी दिन आप भी खोल के देख लेना चैनल, आपको पता लग जाएगा कि क्या मिलता है लाइक शेयर करने से। खुद करके आप देखें, फिर आपको लगना कौन सी धन दौलत मिल जाती है लाइक और शेयर से। हाँ, छोटी मोटी एड्स बीच में आती है, उससे हमारा ये खर्चा पानी निकल जाता है कि जो हम बीच में ट्रैवलिंग करते हैं, जो खर्चे होते हैं वो निकल जाते हैं यहाँ से। वो तो आपको पता ही है, सोशल मीडिया का ज़माना है और सोशल मीडिया से मैं जुड़ा हूँ। लेकिन इनकी समस्याओं का समाधान वहाँ से नहीं निकल सकता ना, वहाँ पर आप सभी को आगे आना होगा। तो दिल था खोल कर दान करें, क्योंकि आपके दान में जितना आप दान करोगे, क्यों कहते हैं कि 10% अपनी कमाई का जरूर हिस्सा दान में देना चाहिए, उसमें उतनी हजारों गुना बरकत माँ लक्ष्मी भगवान नारायण देते हैं। तो जरूर अपनी नई कमाई का हिस्सा दान में दें। अगर आप 10,000 कमाते हैं तो 1,000 जरूर दान पुण्य के लिए रखें। अगर वो स्थिति नहीं है तो शेयर करें। ये शेयर भी आपका, शेयर जो है आपका बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। आज जितनी समस्याओं का समाधान हुआ है वो मेरी वजह से नहीं हुआ, आप सभी के वजह से हुआ है। अगर आप हमारे चैनल को फॉलो नहीं करते, हमारी वीडियोस नहीं देखते, उनको ना शेयर करते, ना इनको डोनेशन देते, तो कोई भी आज 30 लाख की ऐसी जितने भी समस्याओं का समाधान वो कभी नहीं हो पाता। तो इनका श्रेय आप सभी को जाता है। तो ऐसे ही जुड़े रहें। और लास्ट में, अंत में आप क्या कहना चाहते हैं, एक बार पूछ लेते हैं पहले विजय जी से। मैं उन सब नगरोटा वासियों का मतलब तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मेरा साथ दिया। और बड़े हेल्पिंग हैंड का तो मतलब पूरा इसमें वो है मुझे घर वापस लाने का। चलो और भाई, अपने गांव वालों का पूरा धन्यवाद करता हूँ इनका, इन्होंने पूरा साथ दिया। हाँ जी, चलो जी, ओम नमो नारायण। और मामा जी क्या बोलना चाहते हैं? आप भांजा पहुंच गए, मामा जी भी आज खिले चेहरे के साथ बैठे हुए हैं। मैं यही खुश है कि मेरा भांजे घर पर पहुंच गया है, और उसकी मम्मा भी ठीक खुश है, उसका भाई भी खुश है, और मेरे साथ विजय की मम्मी आई है, वो भी बहुत खुश है। वहाँ पे बाकी गांव वालों से भी विशाल बात कर रहे हैं, वासी हैं वो सारे खुश है। तो क्या बोलना चाहते हैं? अपनी गल भी रखा तो सारे बड़ी खुशी है जेड़ा हमारा भांजा पूजिया करे। ये मामी जी हैं, मासी जी, सॉरी मासी और मामी। हाँ जी, आप भी बोले साथ में, आपकी बहुत ज्यादा बीच में हाँ जी, क्योंकि बहुत ज्यादा ये आपने देखा होगा पिछले वीडियो में भी, इन्होंने बहुत ज्यादा सहायता की, हर जगह गई और हर जगह मतलब इकट्ठी थी। ये तो ऐसे मौके पे आ गए थे कि आक्रोश में आ गए थे कि हम घेराव करने की तैयारी में थे कि हम ये करेंगे वो करेंगे, पता नहीं क्या गुस्से में हो जाता है। लेकिन मैंने यही बोला कि अभी आप शांत रहें। जो चीज़ शांति से हो जाती है वो एग्रेसिवपन से नहीं होती है, लेकिन गुस्सा आते ही, जब इनका देवर, इनका भाई, इनका बेटा जब परेशान था तो गुस्सा तो आता ही है।
लेकिन फिर भी धैर्य बना, बिल्कुल पीसफुल तरीके से, बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से विजय की घर वापसी हो चुकी है। बस हम यही चाहते हैं कि नगरोटा हेल्पिंग हैंड जो निस्वार्थ भाव से ये बना है ग्रुप, एक ऐसे चलता रहे, कभी इसमें कोई भी मतलब ऐसी चीज़ ना आए जिससे किसी को कोई ठेस पहुंचे, कोई दुख हो, कोई गलत चीज़ हो। तो हम किसी को भी दुख नहीं पहुंचाना चाहते हैं। सरकारें अपना काम करती हैं, उनकी भी अपनी अपनी मजबूरियां रहती हैं, उनको भी हम कुछ नहीं कहना चाहते। हम तो आज ये खुशी का दिन है, हम सभी का धन्यवाद ही करना चाहेंगे। साथ में अजय जी से भी बात करते हैं। अजय जी, अजय भाई आप बोलो। साथ में ये पिताजी यहाँ पर बैठे हैं विजय जी के, इनसे भी बात करेंगे। अजय जी बोलो भाई साहब, आज आपका जो भी संघर्ष था आज पूरा हो चुका है, क्या बोलना चाहते हैं आप? बहुत धन्यवाद करते हैं हम आपका। अरे भाई हर जगह साथ साथ चलते रहे। लास्ट में विशाल भाई है। विशाल भाई तो भाई मैंने पहले बोल दिया कि विशाल भाई हर जगह। आज लास्ट में ये भी गाना सुनाएंगे जाती बार। ये गाना चलो इनसे भी सुन लेंगे जाती बार। साथ में अंकल जी से भी बात करो। ये विजय के अजय के पापा हैं। बड़ी खुशी है जेड़ा तुम्हारी मदद की जब हमारा लड़का घर है जाई इतने साल ना दे। बड़ा धन्यवाद है आपका। आज कदे में लगा था तुम्हें? हमारे लिए तो भगवान ही है। चलो भगवान नहीं पर खुशहाली है। खुशहाली, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बहुत अच्छा है। चलो जी चलो, बस ऐसी ये खुशियाँ बस मिलती रहे। मैं निशब्द हूँ, शब्द नहीं निकल रहे हैं। पीछे कौन बैठे हैं यहाँ पर? ये बात करवाए विशाल जी, सभी को ले जो है। बड़ी खुशी है ये भाई, ये बड़ा भरा, ये मेहरबानी है। आप क्या लगते हैं विजय की? भाई हैं, बड़े भाई हैं। अच्छा 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 अच्छा। तो एक बार ये आज तो मतलब बोले कि सोचिए आज इस गांव में इस बार की जो दिवाली होगी, दशहरा होगा, ये नवरात्रे हैं, माता रानी के नवरात्रे चले हैं, माता रानी की बहुत ज़्यादा कृपा हो गई, तो दिवाली यहाँ पे मनाएगा हमारा भाई। तो बहुत ज़्यादा सोचिए इन दिनों में, इतने सुखद दिनों में वापसी हुई है, तो कुदरत का है ना कुछ रोल, कुछ नहीं, सारा रोल कुछ ना कुछ तो भगवान ना करे ऐसे शब्द के निकल जाते हैं बोलते बोलते। सारा रोल कुदरत का है। कुदरत कौन है? भगवान नारायण। देखिए शुभ नवरात्रे लगे हैं, साथ में दीपावली आ रही है, उसमें विजय की घर वापसी होगी। भगवान राम जी भी 14 वर्ष के वनवास के बाद घर वापसी हुई थी, और यहाँ पर 14 वर्ष के बाद विजय जी यहाँ पर घर वापसी हो चुकी है। सोचिए कितना तालमेल है कुदरत के साथ, है ना। तो ये सब चीजें होती है, परखनी पड़ती है कि क्या कुछ हो रहा है। ये कुछ चीजें जो समझेगा उनके लिए बड़ा कुछ है, जो नहीं समझेगा उनके लिए कुछ भी नहीं है। तो वहां से भगवान राम जी 14 वर्ष का वनवास काट के आएंगे, रावण का वध होगा। अभी दशहरे में रावण को जलाया जाएगा, और यहाँ पर पहले ही पहुंच चुके हैं विजय जी। तो देखिए कैसे कैसे सिस्टम जुड़ा है। तो हमारे सनातन धर्म में बहुत ज़्यादा पावर है, बहुत ज़्यादा ताकत है। तो दोस्तों विशाल जी अभी नया गाना 1 मिनट में अभी कंपोज करेंगे और अभी सुनाएंगे। नया गाना, कोई भी वो मतलब कॉपीराइट वाला गाना नहीं होगा, जो पहले से बना है। तो देखिए कितनी ज़्यादा, क्या बोले विशाल भाई को, कि अभी 2 मिनट में ये गाना बनाएंगे और आपको सुनाएंगे। और ये देखो पूरा परिवार इकट्ठा हो चुका है आज। तो ये विशाल जी पीछे कंपोज कर रहे हैं और आपको सुनाते हैं कि कौन सी लाइन अभी ये 2 मिनट में लिखेंगे और क्या सुनाएंगे। तो यहाँ पर अभी क्या है कि रिकॉर्डिंग पूरी हो चुकी है, अभी वीडियो के एंड में पहुंचे हैं, और भी भाई यहाँ पर आए हैं गांव के, ये देखिए। तो विशाल जी ने अभी अभी एक फ्रेश 2 लाइनें लिखी हैं विजय जी के लिए, तो वो सुनाएंगे साथ में, और इसी गाने के साथ हम एंड करेंगे इस वीडियो का, आपके आशीर्वाद के साथ, भगवान नारायण जी के आशीर्वाद के साथ। तो विशाल जी, मिलने को आई एक जान के बेटा घर आया है ना, कितने दिनों के बाद आया माँ बाप की आँखों का तारा। सबके दिलों में खुशी है भरी के बेटा घर आया है ना, आया है आया, बेटा घर आया है ना, कितने दिनों के बाद बेटा घर आया है ना, हमारा भाई घर आया ना।
थैंक यू सो मच। जोरदार तालियां हो जाए। देखिए 2 मिनट में कंपोज किए, लिरिक्स लिखे, कंपोज वगैरह किया और गाना भी गा दिया 2 मिनट में। 5 मिनट के अंदर अंदर ये सब कुछ हुआ है। तो आपका भी एक लाइक होना चाहिए विजय जी के लिए, आंटी जी के लिए, विशाल भाई के लिए और सारे जितने भी गांव वासी हैं सभी के लिए एक एक लाइक और एक एक शेयर और एक एक कमेंट आशीर्वाद भरा आपका यहाँ पर होना चाहिए। तो इसी के साथ आज की सेवा हमारी इस केस की, सऊदी अरब में फंसे विजय कुमार की रिहाई वाला जो केस था उसकी आज भगवान नारायण जी की कृपा से यहीं पर समापन होता है। अब इनकी जो नई ज़िंदगी आज से शुरुआत होने वाली है। अब नया ब्लॉग आएगा इनकी शादी का ठीक है, अब रिश्ते शुरू हो जाएंगे और जल्दी ही भाई की शादी भी होगी। तो नई अभी लाइफ शुरू होने वाली है। तो बस ऐसी ये सेवा का सुखद मतलब क्या बोले, इस वीडियो का इसका सुखद अनुभव हो रहा है और बोला भी नहीं जा रहा। अब यही कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को यहीं समापन करने जा रहा हूँ। आप सभी के आशीर्वाद से ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहें। अगर आप पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो क्या करना है, चैनल को जल्दी बोलो आप, सब्सक्राइब, लाइक करें, शेयर करें और पेज के ऊपर देख रहे हैं तो फॉलो करें ताकि हम एक साथ जुड़कर ऐसे ही विजय जी की तरह कई सारे दुखद केसेस हैं उन सभी का मिलजुल कर हम उनका समाधान करेंगे। तो ओम नमो नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वाह जी, मुंह मीठा करते हुए गांव वाले, वाह जी वाह, बहुत बढ़िया आंटी।